Okay. So the today's topic is numpy. तो यहाँ पे क्या है कि जो अगर मैं लाइब्रेरी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो द पाइथन लाइब्रेरी होता क्या है बेसिकली. द लाइब्रेरी है ना, जो पाइथन लाइब्रेरी और इन एनी प्रोग्रामिंग language, library is basically the collection of object and the method that allows you to perform many actions without writing your code. मीन एक फंक्शन ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, आपको उसके लिए कोड लिखने की अलग से कोई जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट कॉल दैट फंक्शन एंड वो फंक्शन आपका जो भी स्पेसिफिक टास्क है उसको परफॉर्म कर देगा. ठीक है. सो दिस इज द लाइब्रेरी. सो अब ये पाइथन नमपाई क्या होता है. तो दिस बेसिकली स्टैंड फॉर द न्यूमेरिकल पाइथन and is the core library for numeric and scientific computing. ठीक है. अगर आपको कोई कहीं पे भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना है या साइंटिफिक कंप्यूटिंग करना है, देन आप इस लाइब्रेरी को कॉल कर सकते हो. ठीक है. दिस इज बेसिकली द क्रिएटेड बाय द ट्रेविस इन 2005. और इस केस में ये भी है, इट कंसिस्ट ऑफ द मल्टी डिमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट एंड द कलेक्शन ऑफ द रूटीन फॉर दी. मतलब ये बेसिकली ये है कि आपका एरे के साथ में भी ये वर्क कर सकता है. ठीक है. एरे क्या होता है. एरे सबको पता ही है क्या होता है. एरे इज अ कलेक्शन ऑफ द आइटम्स या कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि एक सिस्टमैटिकली मैनर्स में अरेंज होते हैं. ठीक है. सो नमपाई का इस्तेमाल कैसे करेंगे. मतलब यूजिंग नमपाई कैन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शनैलिटी. फर्स्ट ये है कि इज अ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन ऑन एरे. अगर आपको कोई भी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करना है, देन यू कैन यूज दिस फंक्शन. फोरियर ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करना है, देन आप यूज कर सकते हो. या फिर कोई भी शेप मैनिपुलेशन करना है ना, तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है. मीन कि आपका कोई कंटूर दिया हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में कोई आप इंटीग्रेशन वगैरह भी कर सकते हो. ठीक है. एंड इट हैज बिल्ट इन फंक्शन फॉर लीनियर अलजेब्रा रैंडम नंबर जनरेशन. मीन कि आपको कोई भी अगर रैंडम नंबर जनरेट करने हैं विद इन अ रेंज, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो. साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हो. इट इज फास्टर देन द पाइथन लिस्ट. मतलब कि अगर बेसिक पाइथन में आप इस्तेमाल करोगे और इसमें इस्तेमाल करोगे तो नमपाई में इसका जो कैलकुलेशन होगा वो फास्टर होगा एज कंपेयर टू द बेसिक ऑपरेशन जो पाइथन में होते हैं उसके कंपैरिजन में. ठीक है. और ये फास्टर सी प्रोग्रामिंग से भी फास्टर होता है. ठीक है. सम नोट्स. वन डायमेंशनल एरे को हम वेक्टर कहते हैं. ये आपका वेक्टर इधर रो वेक्टर भी हो सकता है, कॉलम वेक्टर भी हो सकता है. एंड द सेकंड थिंग, टू डायमेंशनल एरे को हम मैट्रिक्स कहते हैं. द थ्री डायमेंशनल एरे को हम टेंसर कहते हैं. ठीक है. वर्क विद अ जुपिटर नोटबुक. आप जुपिटर का में भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप मेरा ये सजेशन है कि आप हैं वो जो गूगल कोलैब है आप उस पे वर्क कर लेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है. क्योंकि वो गूगल पे ऑलरेडी सेव हो जाता है, तो आप उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो. ठीक है. अब है द क्रिएटिंग नमपाई एरे. सो इसमें अगर वन डायमेंशनल एरे अगर मेरे को जनरेट करनी है तो उसके लिए कमांड है. सबसे पहले हमें नमपाई को कॉल करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये हो गया इज इम्पोर्ट. इम्पोर्ट इज अ एसेंशियल कमांड फॉर द पाइथन नमपाई एज एनपी. मतलब कि अगर मेरे को कहीं पे भी नमपाई की जरूरत है तो उसकी जगह पे मैं एनपी अगर इस्तेमाल करूंगी तो भी काम हो जाएगा. ठीक है. ये एनपी है वो यूजर ने डिफाइन किया है. मीन कि हमने और आपने डिफाइन किया है. आप एनपी की जगह पे कोई और टर्म इंक्लूड करना चाहो तो यू कैन ऑल्सो इंक्लूड इट.
ठीक है. import and as is a inbuilt command. ठीक है. numpy को मैं as a np इस्तेमाल करूंगी. ठीक है. then n1 just a name, वो array का नेम दे दिया है. np ये वाला जो numpy का रोल है वो np डॉट array स्मॉल ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने एरे की एंट्रीज फिल कर दी हैं. ठीक है. सो दिस एरे, दिस इज द वन डायमेंशनल एरे, इज अ रो वेक्टर एंड इट कंटेन्स टोटल 6 एलिमेंट. ठीक है. तो मेरा जो ये वाला एरे है, दिस एरे बेसिकली n1 में जाके सेव हो गया है. उसके बाद में मैंने n1 राइट किया. तो n1 यहाँ पे n1 का रोल है कि वो डेटा को सेव कर रहा है, और यहाँ पे n1 का रोल है कि वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है. ठीक है. तो ये आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया है. आई थिंक ये वाला चीज सबको क्लियर है. सो ये हो गया कि हमने वन डायमेंशनल एरे को कॉल किया है. ठीक है. ये आपका लिस्ट है और ये टपल्स है. आप लिस्ट के साथ साथ टपल्स में भी काम कर सकते हैं. तो ये क्या किया, np बेसिकली अवर numpy है एंड numpy एंड डॉट एरे और दिस इज टपल. ठीक है. तो ये जो टपल है वो n2 में सेव हो गया है, इसको हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दिया है. तो इस तरीके से आप वन डायमेंशनल एरे को डिफाइन कर सकते हो और उसको डिस्प्ले कर सकते हो. ठीक है. नाउ द टू डायमेंशनल एरे तो इज इंपोर्ट. ठीक है. numpy as np, आप np की जगह पे कुछ भी यूज कर सकते हो. ठीक है. then np dot array and this is the two dimensional array. ठीक है. तो this is the matrix and this is a matrix of size 3 cross 3, but is a two dimensional array. Why this is a two dimensional array? Because it contains a row as well as columns. ठीक है. so ये आपकी फर्स्ट रो हो गई, this is your second row and this is your third row. ठीक है. तो ये n3 में सेव हो गया and this is the display of our two dimensional array. अब मुझे जो हमने एरे एंटर किया, अगर मुझे उसकी डायमेंशन पता करनी है तो डायमेंशन के लिए वी कैन यूज यहाँ पे प्रिंट कमांड मीन डिस्प्ले करने के लिए, स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए. ये हमारा दिस इज अ स्ट्रिंग. डबल कोटेशन में हम जो भी कुछ लिखेंगे, दिस डबल कोटेशन में हमने जो भी कुछ लिखा हुआ है वो जिस तरीके से लिखोगे एग्जैक्टली द सेम आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा. ठीक है. देन कॉमा, देन n3 डॉट एंड डिम मतलब कि आपका n डायमेंशन, आपकी n3 की डायमेंशन अगर पता करने के लिए यू कैन n3 यूज किया हुआ है, मीन कि मुझे n3 का डायमेंशन चाहिए. डॉट एंड डिम. ठीक है. मतलब यहाँ पे हम टास्क दे रहे हैं तो ये n3 का डायमेंशन कैलकुलेट कर देगा. तो हेयर दिस इज द 2 is the dimension of, is a two dimensional matrix. So here the dimension of n3 is 2. The same thing अगर मुझे इसका ऑर्डर पता करना है, मीन इसका शेप और साइज पता करना है, तो उसके लिए we will use the shape command. ठीक है. तो shape मतलब is basically the size of the array. So this is the 3 cross 3 matrix when it contains the 3 rows and the 3 columns. That's why here we got 3,3. ठीक है. आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है कि हम कैसे एरे को इनपुट कर सकते हैं. ठीक है. इज क्लियर क्लास?
Yes, ma'am. Okay, that's good. The next thing is, एक second. Okay, so the next thing is कि हम कैसे एरे को और भी क्रिएट कर सकते हैं एरे को यहाँ पे। तो अगर हम मुझे जीरो एरे क्रिएट करनी है, मीन की ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हैं, तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जीरोस क्रिएट करने के लिए वी कैन जस्ट यूज अ जीरोस कमांड। ठीक है, सो एनपी, तो ये जो हमने एमपी डिफाइन किया है वो हो गया नमपी। तो n3 इक्वल टू नमपी डॉट, n3 भी आपकी चॉइस है, आप वेरिएबल को क्या नाम दे रहे हो, डॉट np डॉट जीरोस। यहाँ पे 5 इंडिकेट कर रहा है कि वी आर क्रिएटिंग हियर अ वेक्टर which contains total 5 elements. ठीक है, mean the 5 zeros. So np dot zeros 5 mean is a array with 5 zeros. ठीक है, सिमिलरली तो ये हो गया इज अ वन डायमेंशनल एरे। और अगर मुझे टू डायमेंशनल एरे डिस्प्ले कराना है, देन मैंने यूज किया np, ये ठीक है, ये तो लिखना ही हमें, np डॉट जीरोस 5,4 मीन द टोटल 5 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो आप देखो ये हमारी 5x4 की मैट्रिक्स डिस्प्ले हो गई है, जिसके सारे एलिमेंट्स हैं वो जीरोस हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी जीरो मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइज इनपुट करना है, तो उसके लिए सिंपली यू कैन यूज जीरोस कमांड। नाउ द वंस, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज है ना वो वन होगी, उसे हम वंस कहेंगे। उसके लिए वी कैन यूज यहाँ पे द वंस कमांड। तो आप देखो वंस कमांड हमने इस्तेमाल किया तो सारी एंट्रीज हमें ऐसी मैट्रिक्स मिल गई जिसकी सारी एंट्रीज हैं वो वन हो गई हैं। नाउ E mean this function basically, this function create a matrix with all diagonal elements as I as 1 and rest are 0 in a square matrix. So in the case of non-square matrix, the values are still 1 on the diagonal and उसके जो डायगोनल के ऊपर की एंट्रीज, मतलब जो रिमेनिंग एंट्रीज होंगी ना वो सारी जीरो होंगी। मीन कि आपका मैट्रिक्स है वो स्क्वायर हो या नॉन स्क्वायर हो, डायगोनल एंट्रीज है ना वो वन एंटर कर देगा एंड द रिमेनिंग ऑफ डायगोनल एंट्रीज है ना वो जीरो होंगी। ठीक है, सो हमने ये कमांड इस्तेमाल किया एंड थ्री मतलब इसने 3x3 का मैट्रिक्स फॉर्म कर दिया, उसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है एंड ऑफ डायगोनल एंट्रीज 0 है। ठीक है, तो दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। नाउ अगर हमारी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो भी उसने डायगोनल पे 1 किया है एंड ऑफ डायगोनल पे मीन A11 भी 1 है, A22 भी 1 है और A33 1 है और द रिमेनिंग एंट्रीज है वो आपकी 0 है। नाउ द डायगोनल, अगर मुझे डायगोनल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आप ड्रैग यूज कर सकते हो दिस कमांड। ये क्या करेगा आपके लिए, इज अ 2 डायमेंशनल एरे फॉर्म करेगा विद द डायगोनल एंट्रीज ओनली। ठीक है, ऑफ डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी और जो भी एंट्रीज होंगी वो डायगोनल पे होंगी। सो मैंने यहाँ पे ए में डेटा जाके स्टोर होगा np डॉट डायग 1 2 3 4। ठीक है, सो यहाँ पे 1 2 3 4 आपके डायगोनल पे आ गए एंड ऑफ डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी 0 है। ठीक है, टू गेट द डायगोनल in the two-dimensional array we can use the dark as a function. ठीक है,
सो अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज चाहिए तो यू कैन यूज दिस फंक्शन टू फाइंड द डायगोनल एंट्रीज। ठीक है क्लास, यहाँ पे a इक्वल टू np लिखा दिस, ठीक है, मीन यहाँ पे a इज अ मैट्रिक्स विद दिस डायगोनल एंट्रीज। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है a की डायगोनल एंट्रीज के लिए, तो आप लिख लो np डॉट डायगोनल a। सो वो a मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज अ रेंट इंट। रेंट इंट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है रैंडमली नंबर्स जनरेट करने के लिए जो कि एक रेंज के अंदर हो। ठीक है, रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए वी कैन यूज दिस फंक्शन एंड द सिंटेक्स इज रैंड मतलब रैंडम, मिनिमम मैक्सिमम मतलब कि यहाँ पे मुझे रेंज देनी पड़ेगी। द रेंज मतलब 0 से 100 के बीच में या 10 से 100 के बीच में, तो लोअर वैल्यू एंड द अपर वैल्यू एंड द टोटल वैल्यूज। मीन इस मिन और मैक्स के बीच में कि आपको कितनी वैल्यूज, रैंडम वैल्यूज आपको चाहिए, तो वो मुझे यहाँ पे टोटल वैल्यूज डिस्प्ले करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये टर्म, ये लाइन तो मैंडेटरी है। a is a user defined variable equal to ram dot random, ठीक है, डॉट rand int। तो यहाँ पे क्या है, 1 और 10 के बीच में हमें वैल्यू चाहिए और टोटल 3 वैल्यूज चाहिए। तो उसने क्या कर दिया, आपके 3 वैल्यूज, रैंडम 3 वैल्यूज डिस्प्ले कर दी। आप इस प्रोग्राम को जितने बार भी रन कराओगे ना, हर बार वो 3 रैंडम वैल्यूज जनरेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेंड इंट इस्तेमाल किया गया है, मीन कि वो इंटीजर वैल्यूज डिस्प्ले करेगा। ठीक है, नाउ सिर्फ अगर रेंड इस्तेमाल करेंगे तो वो रैंडम नंबर्स वैल्यूज जनरेट करेगा 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे रेंड इंट में सिर्फ इंटीजर आपका डिस्प्ले होगा और रेंड में ये डेसिमल वैल्यूज भी कंसीडर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज अ सिंटैक्स। तो रेंड क्या करेगा, आपका सिर्फ 0 और 1 के बीच की ही वैल्यू को जनरेट करेगा। तो यहाँ पे दिस इज द कमांड, फिर डॉट रेंड 5, तो ये 0 से 1 के बीच में बीच की 5 वैल्यूज को जनरेट करके डिस्प्ले कर देगा। तो ये था कि आपको 1 डायमेंशनल एरे फॉर्म करने के लिए। अगर मुझे 2 डायमेंशनल एरे फॉर्म करना है रैंडमली, देन उसके लिए आप बस यहाँ पे 2,3 लिख दिया मैंने। तो इसने क्या किया, 0 और 1 के बीच की वैल्यू जनरेट कर दी और उसने 2 क्रॉस 3 मतलब कि 2 रोज और 3 कॉलम्स जनरेट कर दिया है। ठीक है, आई थिंक क्लियर। And rand n mean this function is used to generate a random values close to 0। ये आपका रैंडम वैल्यूज जनरेट करेगा जो कि 0 के बहुत ज्यादा क्लोज होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है, बट वो वैल्यू है ना, वो बहुत ही क्लोज होना चाहिए 0 के। एंड हियर द सिंटैक्स इज दिस। तो इसने रैंड n इस्तेमाल कर लिया, तो उसने यहाँ पे टोटल 5 वैल्यूज जनरेट कर दी हैं जो कि 0 से क्लोज है। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। Yes, ma'am. Okay, the next thing is the indexing in 1-dimensional array. So it supports the indexing from left to right as well as right to left. मीन कि हम यहाँ पे इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है,
So when left to right indexing starts 0 while the right to left start from -1. ये आई थिंक मैंने आप लोगों को क्लास में एक्सप्लेन किया था कि अगर मैं इंडेक्सिंग है इधर से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। सो अगर मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूँ तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा यहाँ पे वो आपका जीरो पोजीशन पे होगा। ये जो सेकंड एलिमेंट होगा उसकी पोजीशन 1 होगी, थर्ड की 2 होगी एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू n। बट अगर मैं इंडेक्सिंग है ना इधर से स्टार्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे इसको -1 देन -2 देन -3 एंड सो ऑन, इस तरीके से इंडेक्सिंग करेंगे, ठीक है। दिस इंडेक्सिंग टेक्निक इज मच सिमिलर टू द इंडेक्सिंग टेक्निक ऑफ द लिस्ट। हाँ, मैंने ये लिस्ट पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सो यहाँ पे numpy के लिए फिर हमने import numpy as np a इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एरे जनरेट किया है। दिस एरे इज अ एम्प्टी एरे और ये एरे का नेम हमने स्मॉल a दिया है, ठीक है। अभी एक हमने एम्प्टी एरे फॉर्म कर लिया है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका साइज भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो हम अपने अकॉर्डिंगली इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बिकॉज हमने इसका साइज डिफाइंड नहीं किया है, इज जस्ट अ एम्प्टी स्पेस। फिर साइज इक्वल टू n int input how many numbers। सो यहाँ पे आप अपने नंबर्स डिफाइन कर दीजिए, आप कितने नंबर्स इनपुट कराना चाहते हो। तो मैंने कर दिया 5 नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर लूप फॉर i इन रेंज साइज, मीन कि आपका जो i है वो आपका 5 तक रन करेगा, ठीक है। वैल्यू इंट, अब मैं क्या कर रही हूँ, एरे में नंबर्स को इनपुट कराती चली जा रही हूँ, ठीक है। सो ये आपका वर्क करेगा 1 से 4 तक, मैंने ये बताया था आप लोगों को, ठीक है। फिर उसने क्या किया, i इक्वल टू 0, तो मीन की जो आपकी मैट्रिक्स का फर्स्ट एंट्री है वहां पे वो नंबर एंटर करने को बोल रहा है, तो मैंने नंबर एंटर कर दिया 1, ठीक है। उसके बाद में उसने क्या किया, a डॉट अपेंड वैल्यू, मीन की, हाँ ओपन है, एक सेकंड क्लास। ओके, सो अपेंड का मीन ये होता है कि वो आपका, अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू अपडेट कर रही हूँ तो वो ऐड करता चला जाएगा, ठीक है। मीन कि वहां पे अब कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा है, उसमें ऐड करता चला जा रहा है, ठीक है, इंक्लूड करना। सो उसने क्या किया, 1 ए में, ए एम्प्टी था, ए में उसने 1 को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर से लूप चला, अब मैं कहाँ पहुंची, इस पोजीशन पे पहुंची, यहाँ पे कर्सर हमारा पहुंच गया। अब कर्सर पहुंच गया तो उसने बोला कि अब यहाँ पे भी आप कोई भी नंबर आप एंटर करो। मैंने 2 एंटर कर दिया और उस 2 को उसने ए में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। ये एंटर कर रहा है और ये इंक्लूड कर रहा है। उसके बाद फिर से आई पे गए हम, ठीक है। फिर आई ने आपको बता दिया कि अब मुझे नेक्स्ट पोजीशन पे जाना है। देन उसने कहा नेक्स्ट पोजीशन पे कर्सर पहुंच गया, फिर उस कर्सर को टास्क दिया गया, अब आपको कोई एक नंबर एंटर करना है। सो मैंने 3 कर दिया एंटर और इस 3 को उसने ए में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। फिर कर्सर यहाँ गया, फिर मैंने नंबर एंटर किया और इंक्लूड करवा दिया, फिर कर्सर यहाँ गया, मैंने इंक्लूड करा दिया, ठीक है। सो ये आपका लेस देन इक्वल टू 4 तक रन करेगा। जैसे ही आई आपका इक्वल टू 5 हुआ या फिर बिगर देन 4 हुआ, आप इस फॉर लूप से बाहर आ जाओगे, अब यहाँ आ जाओगे, ठीक है। फिर अब क्या हो गया, ARR मैंने एक मैट्रिक्स लिया, उसमें मैंने A को मैंने ARR में स्टोर कर दिया,
ठीक है। मीन ए में हमने 1 से लेकर के 5 तक एंट्रीज इनपुट करा दी। अब मैंने ए की सारी वैल्यूज को ARR में स्टोर कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद में मुझे ARR की एंट्रीज को प्रिंट करना है। द सेम प्रोसेस करेंगे हम फॉर I 1 to N द साइज। एक एक एंट्री को प्रिंट करते जाएंगे। पहले वो क्या करेगा, ए की पहली एंट्री को प्रिंट करेगा, फिर दूसरी को प्रिंट करेगा, फिर तीसरी को, चौथी को एंड पांचवी को। जैसी I बिगर देन 4 होगा, आप इस लूप से बाहर आ जाओगे। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, यहां तक एंट्रीज को इनपुट करा लिया। देन सॉरी, यहां तक। उसके बाद में मुझे जो एंट्रीज है ना, इनका सम करना है। सो सम करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल सम। आप कोई भी नाम दे सकते हो। और उसको मैंने 0 वैल्यू असाइन कर दी। 0 इसलिए असाइन करते हैं बिकॉज इसमें हम कुछ भी ऐड करेंगे, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके ओरिजिनल थिंग पे, मतलब जो टोटल रिजल्ट आएगा ना, उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए वही आएगा। इस वजह से हम हमेशा 0 से इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है। सो द सम इक्वल टू, मैंने 0 डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैंने फॉर लूप स्टार्ट कर दिया। ठीक है। सो फॉर लूप में भी अगेन 0 I है, वो 0 मतलब सॉरी 1 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, मतलब 0 1 2 3 एंड 4 ये रन करेगा। तो जब I और यहाँ पे कंडीशन ये होगी I लेसर इक्वल टू 4, देन 1 1 का इंक्रीमेंट। ठीक है, इस तरीके से आपका I वर्क करेगा ये। ठीक है, I का इनिशियल वैल्यू इज 0। सो I इक्वल टू 0 मीन यहाँ पे द कंडीशन इज ट्रू। मीन आपका सम है। नाउ द अपडेटेड सम वुड बी एरे 0। ठीक है। एरे 0 पे एंट्री क्या है, दिस इज 0 प्लस एरे 0 पे इज 1, दिस इज 1, नाउ 1। अब सम क्या हो गया, 1 हो गया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, I की वैल्यू को अपडेट कर दिया। I स्टार्टिंग में 0 था, अभी क्या हो गया, 1 हो गया है। ठीक है। फिर 1 के बाद में उसने ये कंडीशन चेक की 1 लेस देन इक्वल टू 4 है कि नहीं है। तो हियर द एरे लेस देन 4 है। ठीक है। फिर उसने I की वैल्यू को अपडेट किया, सम की वैल्यू को। सो अब सम क्या हो गया, दिस। सो previous sum was 1 and A1 is 2. Now the updated sum is 3. ठीक है। सो ये प्रोसेस हम बार बार करते रहेंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, हम इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। और जैसे ही बाहर आएंगे, हमें ये टास्क दिया हुआ है द प्रिंट द सम ऑफ द एरे एलिमेंट्स। तो हमने क्या किया, उसके सम को प्रिंट कर दिया। हियर द सम इज 15। आई थिंक सबको क्लियर समझ में आ गया है। क्लास, इज दिस क्लियर? ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज A start and an step value। मीन कि आप कितनी वैल्यूज को, मतलब आपने एक एरे इनपुट करा लिया। ठीक है। आप एरे इनपुट कराने के बाद आप उसकी कितनी वैल्यूज को चाहते हो। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। मीन कि A है तो A 2 से स्टार्ट करेंगे और स्टेप साइज यहाँ पे मेंशन नहीं है। या फिर A3 आएगा, फिर A4 आएगा। ठीक है। नहीं, एक सेकेंड। स्टार्ट एंड स्टेप वैल्यूज।
2 3 4 2 3 4 फर्स्ट सेकेंड 0 1 थर्ड 4 5 हाँ ठीक है ठीक है ठीक है एक सेकेंड क्लास ओके मीन की यहाँ पे टोटल मतलब 2 है तो इंडेक्सिंग 2 से स्टार्ट करेंगे एंड 5 मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन 5 तक जाएंगे ठीक है यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिक्टली लेस देन 5 मतलब कि 5th पोजीशन इंडेक्सिंग इज हियर 4 बट द 5th पोजीशन ठीक है तो A2 A3 A4 तो यहाँ पे जो 3 3 4 तो उसने इस प्रॉपर सेगमेंट को कंसीडर कर लिया और यहाँ पे तो कॉलन 5 लिखा हुआ है मीन स्टार्टिंग से लेकर के 5th एलिमेंट तक हम मूव करेंगे अगर यहीं पे लिखा होता 2 कॉलन ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए स्टार्टिंग में कॉलन लगा है देन 5 लिखा है मीन कि अप टू 5 एलिमेंट तक हम कंसीडर करेंगे अगर यहीं पे लिखा होता 2 कॉलन और एंडिंग नहीं लिखी होती सो मीन आप सेकंड पोजीशन के जो एलिमेंट है वहां से स्टार्ट करके यहाँ से 3 से स्टार्ट करके 5 तक के एलिमेंट्स को कंसीडर करोगे ठीक है सो द नेक्स्ट थिंग इज और कि अगर यहाँ पे इज 2 कॉलम 5 कॉलम 2 लिखा होता ठीक है मतलब 5 की जगह में मैं थोड़ा सा साइज और इंक्रीज कर देती हूँ 7 सो मीन कि आपको सेकंड पोजीशन से लेकर के 5th पोजीशन तक जाना है और यहाँ पे स्टेप साइज है ना वो 2 दे रखा है मीन कि हम A2 लेंगे फिर A4 लेंगे फिर A6 लेंगे ठीक है मीन हमें A3 नहीं चाहिए A5 नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने स्टेप साइज यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि हमें एक एक जंप करना है अगर यहीं पे स्टेप साइज नहीं स्पेसिफाई होता देन हम 1 1 का इंक्रीमेंट कंसीडर करते हैं ठीक है आई थिंक ये चीज भी क्लियर है नाउ द रीशेपिंग डेटा मीन अगर आपका 2 डायमेंशनल एरे है तो आप उसकी रीशेप करना चाहो मीन अगर रो वेक्टर है उसे कॉलम वेक्टर में लिखना चाहो 3x2 मैट्रिक्स है उसे 2x3 में कन्वर्ट करना चाहो तो उसकी वो भी आप प्रोसेस कर सकते हो ठीक है जो उसके लिए यू कैन यूज अ रीशेप कमांड ठीक है रीशेप कमांड इस्तेमाल कर सकते हो सो यहाँ पे हो गया कि 1 डायमेंशन एरे को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए नाउ अगर 2 डायमेंशन को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करना हो तो भी आप रीशेपिंग कमांड इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है तो दिस इज द 2 डायमेंशनल एरे ठीक है रीशेपिंग किया एंड 6 कर दिया ठीक है तो यहाँ पे टोटल अगर रीशेपिंग करनी है तो टोटल अगर मैं यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 तो 6 लिख दिया और उसने क्या किया 2 डायमेंशन को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया देन
आई थिंक ये भी क्लियर है, ये मैंने rand int ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ द seed function. So we know that the rand int function generate the random numbers every time we run the program. New set of the random number is generated. ठीक है. But what if we want to fix the generation of this random number? We in this case we use a seed function. This generate fixed set of the random numbers. ठीक है. मीन की रेंड इंट का बेनिफिट ये था, मतलब ड्रॉबैक ये था कि मैं जितनी बार भी प्रोग्राम को रन करा रही हूँ उतनी बार मुझे नया डेटा मिल रहा है. ठीक है. सो अगर हर बार नया डेटा मिल रहा है तो हमारा जो रिजल्ट है वो हर बार वेरी करेगा. तो अगर मैं सारे एक्सपेरिमेंट सेम डेटा पे करना चाहूँ तो उस केस में यू कैन यूज अ सीड कमांड. ठीक है. सो वो क्या करेगा, आप जितनी बार भी प्रोग्राम को रन कराओगे वो द सेम सेट ऑफ द डेटा आपको देगा. हर बार वो डेटा जनरेट न्यू डेटा नहीं जनरेट करेगा. ठीक है. तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द सीड कमांड. ठीक है. इंडेक्सिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि एरे में इंडेक्सिंग है ना वो 0 से स्टार्ट होती है. सो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एक्सेस चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अवर एरे. ठीक है. एरे आपकी ऐसी आ रही है कि फर्स्ट रो में 1 to 4 है, सेकेंड रो में 5 6 7 एंड थर्ड रो में 8 9 0 है. ठीक है. यहाँ पे ये वाला इस कॉलम की जो पहली एंट्री है ना वो इस तरीके से होगी. 0 0 is 1, A0, 1 is 2, A0, 2 is 4. ठीक है. तो ये फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंड थर्ड एंट्री. अब मुझे सेकेंड रो का एक्सेस चाहिए, देन उसके एलिमेंट्स का पोजीशनिंग है वो आपकी होगी इज A1, 0 is 5, A1, 1 is 6, A1, 2 is 7. Now the third row में is 2, 0 is 8, 2, 1 is 9 and A2, 2 is 0. ठीक है. ये इस तरीके से है. आप इधर सिंगल ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो और डबल ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है. मीन अगर ये बोथ है ना सेम है. ठीक है. बोथ नोटेशन है वो सेम थिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. ये एक्सेस के लिए ही है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट का एक्सेस चाहिए. देन हम कैसे करेंगे, 0, 2, 0, 2. ठीक है. मतलब ए मैट्रिक्स के 0, 2 मीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम. ठीक है. मिनिमम एंड मैक्सिमम मतलब कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मीन 0 से लेकर के स्ट्रिक्टली लेस देन 2. मीन आपकी इंडेक्सिंग में आएगा 0 1. ठीक है. 0 1 एंड 0 1. ठीक. तो 0 1 में क्या हो गया इज 1 2 एंड 5 6. ठीक है. आई थिंक ये चीज भी क्लियर है. आप लोग प्रैक्टिस कर लेना जो भी मैंने बताया है. ठीक है. आप लोग ये सारा प्रैक्टिस कर लेना. जस्ट अ सिंटेक्स. अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है इनमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. अगर किसी को ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा है तो अगर मुझसे ऑफलाइन कनेक्ट होना चाहें तो मैं ट्यूसडे को अवेलेबल रहूंगी. आफ्टर 10 आप मेरे से आगे कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है. एक फिक्स टाइम रख लेना द होल क्लास. और मैं जिसको भी डाउट हो मेरे से लाइब्रेरी में आकर के मिल लेना. ठीक है. मैं ट्यूसडे को अवेलेबल रहूंगी इन द लाइब्रेरी. आई थिंक ये चीज समझ में आ गया है. यहाँ पे अगर हमने 2 मैट्रिक्स इनपुट कराई है देन उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है.
तो ये सारा प्रोसेस हम कर सकते हैं। और भी फंक्शंस हैं। गिवन एरे से अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, द मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या फिर मिनिमम वैल्यू की पोजीशन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू की पोजीशन क्या है, हर ईच नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो वी कैन यूज दिस कमांड। अगर मुझे ईच वैल्यू पे साइन ऑपरेशन अप्लाई करना है तो हम जस्ट डॉट साइन ए, तो वो ईच नंबर पे साइन ऑपरेशन अप्लाई कर देगा। ठीक है, को साइन ऑपरेशन अप्लाई करना हो देन भी वी कैन डू दैट थिंग। ठीक है, and the next thing is a line space function. It returns value between a given range and with the same gap between the consecutive elements. ठीक है, मीन की जो ये नंबर जनरेट करेगा ना, तो आपके जो गैपिंग है वो सेम होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0.25 की गैपिंग है, तो ओवरऑल उसने उस गैपिंग को मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये था सारा वन डायमेंशनल एरे पे ऑपरेशन अप्लाई करना। अगर हमारा 2 डायमेंशनल एरे है तो भी हम द सेम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सम है तो उसने क्या किया, इन सारी एंट्रीज का सम कैलकुलेट कर दिया, होल मैट्रिक्स से द मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की, द 3 इज द मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू इज 17, तो उसने 17 आइडेंटिफाई कर दिया। So and the next thing is the minimum matrix x is equal to 1. मीन उसने क्या किया, x is equal to 1 मतलब कि वो रो वाइज मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, x is equal to 1 मतलब रो वाइज, मीन उसने क्या किया, आपका फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू क्या है, इज 11, सेकेंड रो में द मिनिमम वैल्यू इज 13 एंड थर्ड रो में द मिनिमम वैल्यू इज 3। तो उसने ये कर दिया। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 लिखूंगी, मीन उस केस में क्या करेगा, वो कॉलम वाइज द मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो उसने ये कर लिया। फिर उसके बाद में कम्युलेटिव सम्स भी कैलकुलेट कर सकता है। दिस इज द कम्युलेटिव, आई थिंक सब लोग को पता होगा कि कम्युलेटिव सम क्या होता है, तो वो कम्युलेटिव सम कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, सो क्लास ये और है फंक्शंस, आप इन सब की प्रैक्टिस कर लेना सारा का सारा। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है तो आप प्लीज मुझसे पूछ लेना। ठीक है, then the horizontal and vertical stacking. So यहाँ पे स्टैक भी आप फॉर्म कर सकते हो, मीन की हॉरिजेंटल एरे में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, then 20 40 20 60 और इसे दिस, ठीक है, स्टेट में कन्वर्ट करना है, देन आप कैसे कर सकते हो। फिर इसमें ना नंपाई एंड लिस्ट में डिफरेंसेस, तो यहाँ पे क्या है, द मेन डिफरेंसेस इज परफॉर्मेंस। नंपाई डेटा स्ट्रक्चर परफॉर्म बेटर इन साइजेस, आप इजीली साइज मतलब इसमें कम टाइम लगता है, बेसिकली परफॉर्मेंस बेटर होती है और फंक्शनैलिटीज भी बेटर होते हैं एज कंपेयर टू द लिस्ट। ठीक है, जैसा आपने देखा भी, एक बार हम फॉर्म कर दें देन इजीली यू कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ द ऑपरेशंस। ठीक है, सो यहाँ पे ये भी चीज है कि अगर आपको देखना है कि कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, देन आप वो भी चीज यहाँ पे रनिंग टाइम भी
रनिंग टाइम मतलब एवरेज और मीन टाइम भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मुझे 2+3 करना है, मैंने लिखा परसेंटेज टाइम इट 2+3, तो उसने 7.47 नैनो सेकेंड लगाए हुए हैं इस चीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे इतने सेकेंड्स हमें लगे, नैनो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स लगे हुए हैं। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगा है, अगर वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है, देन यू कैन सिंपली यूज अ परसेंटेज टाइम इट कमांड। ठीक है, उसके बाद आप टास्क लिख दो, देन इजिली यू कैन आइडेंटिफाई द टाइम। यहाँ पे है सर्चिंग एरे। आप कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना हो तो भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे ये मैंने एक एरे डिफाइन किया, फिर वेयर एरे इक्वल टू 40। ठीक है, मीन की कहाँ कहाँ पे 40 है, तो उसने बता दिया 3rd 5th और 6th पोजीशन पे मुझे 30 मिला है। ठीक है,